बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के लेक्चर नंबर 3 के साथ एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मेरे दो इम्पॉर्टेंट लेक्चर कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 पे हमने हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मॉडल, पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर बात की, मॉडर्न पॉलिटिक्स की डेफिनेशन के ऊपर बात की और क्यों कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या कौमों का या नेशन स्टेट्स का आपस में तकाबल करना या तकाबली जायजा जो है, इसको कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्टडी करना। सेकंड लेक्चर में फिर हमने डिटेल में बात की कि किस तरह मुल्कों का जो आपस में कंपैरिजन हुआ करता था या हुआ करता है आज दिन तक तारीखी तौर पर, ये किस अप्रोच, किस जाविये के तहत होता है। तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच यानी ट्रेडिशनल या क्लासिकल स्कूल को अंडरस्टैंड किया, जो कि कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहेवियर अप्रोच के ऊपर। स्टूडेंट्स, एक बात जो हमारे जहन में रहनी चाहिए और जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए इज दैट के जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, ये अरिस्टोटल ने ही इसको एक बर्थ दी थी, एक एरिया ऑफ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके पीछे रीजन ये थी कि अरिस्टोटल कैटेगराइज करते थे अपनी हर किस्म की जो नॉलेज, वो अपने स्टूडेंट्स या अपने डिसिपल्स के साथ शेयर करते थे। और अरिस्टोटल की एक मॉडल स्टेट का कॉन्सेप्ट भी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ चुके हैं, उसकी बुक पॉलिटिक्स में। इसी तरह अरिस्टोटल ने 150 सिटी स्टेट यानी रियासतें जो उस वक्त मौजूद थी, उनका आपस में तकाबली जायजा यानी कंपैरिजन किया था और कंपैरिजन पर डिटेल पे बात की थी। तो जो अरिस्टोटल का मॉडल था, वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने चीजों को देखा, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों के बारे में सोचता था, इसीलिए उसको ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच कहा गया। और जो ट्रेडिशनलिस्ट अप्रोच के मानने वाले हैं, वो जब कौमों का आपस में तकाबल यानी कंपैरिजन करते हैं, तो वो 5 इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया है। फॉर एग्जांपल, वो हिस्टोरिकल कंपैरिजन करते हैं उन ममालिक का जिनका आपस में कंपैरिजन हो रहा होता है, उनके लीगल सिस्टम्स का कंपैरिजन करते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन का कंपैरिजन करते हैं, फिलोसॉफिकल कंपैरिजन करते हैं और उसके साथ साथ कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करते हैं। तो इन 5 मेथोडोलॉजीज को फॉलो करते हुए ट्रेडिशनलिस्ट कंपैरेटिव स्टडी करते थे। हुआ कुछ यूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रेवोल्यूशन आया, नॉलेज के अंदर भी रेवोल्यूशन आया और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन के अंदर भी कुछ रेवोल्यूशन आया। और कुछ ऐसे थिंकर जो 1901 से ऑनवर्ड यानी 1901 से के बाद ऑनवर्ड डिटेल में इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि जो ट्रेडिशनल स्कूल है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कंपैरिजन है नेशन स्टेट्स का आपस में, उसमें बहुत सी लैकिंग है, उसमें बहुत सी कमियां पाई जाती हैं और वो बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम देखते हैं कि 1908 में 1908 में ग्राहम वॉल्स और उनके साथ साथ आर्थर बेंटले, ये दो इंपॉर्टेंट तसानीफ यानी दो इंपॉर्टेंट किताबें लिखते हैं। जो ग्राहम वॉल्स की किताब है उसका जो टाइटल है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और जो आर्थर बेंटले की किताब है उसका टाइटल है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों किताबों में डिटेल्ड क्रिटिसिज्म हमें मिलता है ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, ट्रेडिशनलिस्ट के बारे में, जो कि कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट नेशन स्टेट्स का और कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे अपनी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। आर्थर का और ग्राहम वॉल्स का जो आर्ग्यूमेंट था, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था। इन दोनों किताबों में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और उसके साथ साथ द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इन दोनों किताबों में ये दोनों ऑथर ग्राहम वॉल्स और आर्थर बेंटले इस चीज पर फोकस करते हैं कि जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो जब आपस में तकाबली जायजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो वो एक मेजर इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है किसी भी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ जब कंपैरिजन किया जाए, उसको वो इग्नोर करते हैं। और वो जो मेजर एलिमेंट या सेगमेंट है, उसको वो बोलते हैं उस मुल्क में रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो अवाम है, जो इंडिविजुअल है, उसका बिहेवियर उस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उसका बिहेवियर वहाँ की मौजूद सोसाइटी के बारे में, उसकी साइकी वहाँ के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में। क्योंकि ग्राहम वॉल्स और आर्थर बेंटले का मानना ये था
कि दुनिया में जितनी भी नए तहरीकें मार्ज़ वजूद में आई और स्पेशली 19वीं और 20वीं सदी में जो तहरीकें मार्ज़ वजूद में आई, वो लोगों की अपने नैरेटिव, जिस तरीके से लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं, जिस तरह का उनका सोशल स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह उनका बिहेवियर होता है, जिस तरह उनकी साइकी डेवलप हुई होती है, जो इम्पैक्ट उनके ऊपर रिलीजन या आइडियोलॉजी के आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो हिस्ट्री है उसके इवेंट्स शेप होते हैं। तो जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं उन्होंने तो बहुत सी तारीखी चीजों में ये इस तरह से कंपैरिजन किया ही नहीं। तो जो कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है वो काफी हद तक एक ऐसा डिसिप्लिन या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सी कमियां हैं, और इस कमियों को दूर करने के लिए बिहेवियरल अप्रोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वो टाइम है जब बिहेवियरलिज्म की एक नई वेव दुनिया में आई। बेसिकली तो अमेरिका के अंदर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिहेवियरलिज्म के ऊपर डिटेल में बात की गई, अमेरिकन एकेडमिया में बात की गई, और 1960s में बिहेवियरल अप्रोच एक डोमिनेट अप्रोच बन गई, और कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो थी वो एक डिसिप्लिन के तौर पे हमारे सामने आई। अब बिहेवियरलिस्ट जो हैं उनका चूंकि बेसिक आर्ग्यूमेंट्स तो मैंने आपसे शेयर कर लिया कि वो जो थीम है उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब हम मुल्कों का आपस में तकाबली जायजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को सामने रखते हुए या ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम एक मेजर जो डोमिनेंट फैक्टर है उसको मिस कर देते हैं, वो है इंडिविजुअल बिहेवियर को। तो अगर इंडिविजुअल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके कौमों और मुल्कों का कंपैरिजन किया जाए और उनके वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल्स का पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, वॉर के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, पीस के बारे में उनकी राय क्या है, या उनके नैरेटिव किस तरह शेप होते हैं, या किस तरह कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल निजाम जो है वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता है। वहां पर उनके जो मकामी लोग हैं, जो वहाँ के मैसेज हैं, उनका रोल उसमें जानना बड़ा जरूरी है। और अनटिल अनलेस हम ये रोल नहीं जान पाएंगे तो हम आने वाली दुनिया में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो रिजल्ट्स हैं, जो डिडक्शंस हमने करनी है, जिससे हमने दुनिया में बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और जो लोगों की फलाह के लिए वेलफेयर स्टेट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर कैसे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम या किसी भी पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है उसका कंपैरिजन किसी और पॉलिटिकल डायनेमिक्स, किसी डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे कर सकते हैं, जब तक कि हम उन जगहों पर या उन मुल्कों में रहने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर की स्टडी ना करें। और जब उनके बिहेवियर की स्टडी होती है तो फिर हमें पता चलता है कि वो लोग पॉलिटिकल निजाम के बारे में कैसा सोचते हैं, उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किस हद तक हो चुकी है, वो किस पॉलिटिकल कल्चर को फॉलो करते हैं, किस टाइप की कम्युनिटी, किस टाइप की ज्योग्राफी, किस टाइप की लोकेलिटी में किस टाइप के माइंडसेट के लोग रहते हैं, और वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है, और क्या उस निज़ाम, उस पॉलिटिकल सिस्टम जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन में मौजूद है, उस तरह के लोगों के साथ वो पॉलिटिकल सिस्टम, वो निज़ाम किसी और ज्योग्राफिकल लोकेशन पे प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है, तो ये वेस्टर्नाइज्ड प्रोडक्ट है, वेस्ट की प्रोडक्ट है, कैपिटलिज्म ये वेस्ट की प्रोडक्ट है। तो जब तक आप ईस्ट के ममालिक का, साउथ के ममालिक का, एशियन कंट्रीज का लोगों का बिहेवियरल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, पॉलिटिकल अप्रोच लोगों की और इंडिविजुअल की जज नहीं करेंगे, तो कैसे आप वेस्ट के निज़ाम को ईस्ट में या एशिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह कामयाब कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। हम मेन फीचर्स देखेंगे जो कि बिहेवियरल अप्रोच में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बहुत सी किताबों में से कुछ पॉइंट्स एक जगह पर इकट्ठे किए हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर गए, और इसके साथ साथ जो मेथडोलॉजी है, बिहेवियरलिस्ट किस मेथडोलॉजी से रिसर्च कंडक्ट करते हैं और कैसे कौमों का आपस में तकाबली जायजा करते हैं, तो हमारे लिए आगे आने वाले लेक्चर्स में पॉलिटिकल कंपैरिजन या कंपैरेटिव और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को समझना बहुत आसान होगा। एक फायदा इसका ये होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है कि इसी में से इंटरनेशनल रिलेशन एज ए
सेपरेट इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन भी इवॉल्व होके निकला है। फिर इसी में से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसी में से डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, इसी में से पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, आज के जो मौजूदा सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में पढ़ते और पढ़ाते हैं वो भी यहीं से इवॉल्व हुए हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है आज की मौजूदा रियासत साजी यानी पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग या डेमोक्रेटिक बिहेवियर या एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो डिक्टेटोरियल है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी है, चाहे वो मोनार्की है, चाहे वो आप टेक्नोक्रेसी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी कह सकते हैं, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी कह सकते हैं, मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। उस सारे के सारे निज़ामों और सिस्टम को समझने के लिए हमें कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की इस अप्रोच को समझना जरूरी है, इस जाविये को समझना जरूरी है कि बिहेवियरलिस्ट डिफरेंट कंट्रीज का आपस में जब तकाबल यानी कंपैरिजन करते हैं तो किस माइंडसेट के साथ करते हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में तो ट्रेडिशनलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू समझा, अब हम इन 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सो नंबर 1, जो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स या नेशन स्टेट का सिस्टम होता है, बिहेवियरलिस्ट की नजर में जब वो डिफरेंट नेशन स्टेट्स या पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उनका जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, यानी बिहेवियर ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ एनी नेशन स्टेट। किसी भी मुल्क के रहने वाले लोगों का बिहेवियर वो सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं, और यही एक मेन थीम है जो बिहेवियरल अप्रोच को फिर आज आने वाली दुनिया में एक बहुत डोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बनाने में कामयाब हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बिहेवियरल अप्रोच क्रिटिसाइजेस द ट्रेडिशनल अप्रोच दैट, कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो फोकस करती है, जब मुल्कों का कंपैरिजन करती है तो उनके इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन करती है, वहां के हिस्टोरिकल इवेंट्स किस तरह उस पॉलिटिकल निजाम को शेप कर रहे हैं तो हिस्ट्री का कंपैरिजन करती है, फिलोसॉफिकल और लीगल जो वहां पर सिस्टम चल रहे हैं उनका आपस में कंपैरिजन करती है। लेकिन लोगों को यानी इंडिविजुअल्स की जो साइकी है, इंडिविजुअल किसी सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, उसकी सोशियोलॉजी क्या है, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक लिबर्टी से रिलेटेड, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से रिलेटेड या इकोनॉमिक डिपेंडेंस से रिलेटेड क्या राय है, इंडिविजुअल किसी भी निजाम में कैसे फिट इन आता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि ग्राहम वॉल्स ने अपनी बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में कोटेड अनकोटेड मैं आपसे शेयर करता हूं। ग्राहम वॉल्स आर्ग्यू करते हैं, टू अंडरस्टैंड एनी पॉलिटिकल प्रोसेस वन मस्ट एग्जामिन हाउ पीपल बिहेव इन रियल टाइम। यानी ग्राहम वॉल्स कहते हैं अपनी बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में बुक पब्लिश हुई, और वो कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को या किसी भी किस्म के पॉलिटिकल प्रोसेस को जब आप एग्जामिन करते हैं, वन मस्ट एग्जामिन हाउ पीपल बिहेव इन रियल टर्म्स अंडर डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस। यानी किसी एक पॉलिटिकल सिचुएशन में, किसी दूसरी पॉलिटिकल सिचुएशन में, किसी तीसरी पॉलिटिकल सिचुएशन में उस पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान लोग बिहेव कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहम हॉल्स का यहाँ पर जो इशारा है वो मैं आपको समझाता हूँ। यानी लोग जब पॉलिटिकल कैनवासिंग होती है, इलेक्शन कैंपेन्स होती है, तब लोग किस तरह बिहेव करते हैं, क्या लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें कि नहीं करते, क्या लोग अवॉइड करते हैं उसको। इसी तरह जब किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक रियासत मोनार्की से डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आ रही है तो लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, या फिर अगर किसी मुल्क में कोई ऐसा नया पॉलिटिकल एवोल्यूशन हो जाती है कि डेमोक्रेटिक रिजीम या मोनार्किक रिजीम के अगेंस्ट एक डिक्टेटोरियल मिलिट्री रिजीम आ जाती है तो लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो असल में ग्राहम हॉल्स ये बताना चाहते हैं, ग्राहम वॉल्स, कि जो किसी भी किस्म का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको आप तब तक किसी मुल्क के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके किसी और मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस से कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि आप उन लोगों के उस बिहेवियर की स्टडी ना कर लें जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं। नंबर 4, हाउ डज द रिएक्शन ऑफ पीपल डायरेक्ट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड हैपनिंग्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिहेवियरलिस्ट कहते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जो लोगों का रिएक्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल इंसिडेंट या पॉलिटिकल इवेंट के होने के बाद, उससे किस तरह एक नए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शेप करता है।
यानी लोगों का रिएक्शन किसी भी रियासत के अंदर कितना जरूरी है। इसके लिए मैं मिसाल आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ। 2011 में हमने देखा ट्यूनिस में अरब स्प्रिंग की एक लहर उठी और फिर इजिप्ट उसमें आया और फिर लीबिया उसमें आया, फिर उसमें शाम और बाकी ममालिक आए और जो आपका मिडिल ईस्ट है वहां पे अरब स्प्रिंग के नाम से बहुत लहर उठी और लोगों ने रिएक्ट किया वहां के डिक्टेटोरियल रिजीम्स, वहां की मोनार्की के खिलाफ। अब ये एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ वहां पर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी या डिक्टेटोरियल रिजीम्स में जिस तरह से आपको पता है कि सख्तियां ज्यादा होती हैं, तो उसके अगेंस्ट लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया और उस रिएक्शन से कौन से पॉलिटिकल इवेंट्स मार्जे वजूद में आए, जिस तरह के हमारे यहाँ अभी अरब स्प्रिंग की मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की। इसी तरह अगर हम जर्मन नाज़ीज का टाइम देखें 1935 के बाद का, 1935 के बाद का, जबकि नाज़ी जो पार्टी है जर्मनी के अंदर वो अरूज हासिल करती है और वायलेंस ओरिएंटेड और नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स सामने आती है, और जो हिटलर है, एडॉल्फ हिटलर, वो लोगों को कन्विंस करता है, एक नया नैरेटिव देता है दैट यू आर द ग्रेटर पीपल, यू आर द ग्रेट रेस, यू आर द डोमिनेंट पीपल, और आपने लीड करना है पूरी दुनिया को और उसके लिए आपको एक और बड़ी अजीम जंग के लिए तैयार होना है। तो जब इस तरह की बिहेवियर्स डेवलप हो रहे थे तो लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या लोगों ने नाज़ीज पार्टी या उसके साथ साथ हिटलर का साथ दिया या नहीं दिया? और जब लोगों ने साथ दिया तो उसके रिएक्शन में क्या हुआ? उस वक्त सेंट्रल, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप में लोगों के बिहेवियर्स क्या थे? क्या लोगों के बिहेवियर्स ने वॉर को शेप किया? क्या लोगों के बिहेवियर्स की वजह से कौमों में आपस में अमन आ सकता है? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हो रही होती है किसी मुल्क में तो वहां लोगों के बिहेवियर क्या है? तो इन मुल्कों को, इन बिहेवियर्स को, डिफरेंट ममालिक की जब हम स्टडी करें तो इसका भी आपस में कंपैरिजन होना चाहिए। ये बेसिक पॉइंट है बिहेवियरिस्ट अप्रोच का। पांचवा पॉइंट वो कहता है, हिस्टोरिकली ट्रेडिशनलिस्ट वर फेल्ड टू प्रिडिक्ट वर्ल्ड वॉर टू ओनली बिकॉज द लैक ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पीपल ऑफ यूरोप। ये मैं चूंकि आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ट्रेडिशनलिस्ट थे वो डोमिनेट कर रहे थे पहले, और 1960s में फिर बिहेवियरल अप्रोच सामने आती है। तो जो बिहेवियरलिस्ट है वो ये भी कहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि उस वक्त जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जब वो डिफरेंट कंट्रीज का आपस में कंपैरिजन करते थे तो वो जो कंपैरिजन हुआ करता था वो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस का दूसरे मुल्क के इंस्टीट्यूशन के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम का दूसरे मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, लीगल सिस्टम का, वहाँ की फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग का, आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का, और उसके साथ साथ एक आपस में कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी से मुल्कों का तकाबली जायजा लिया जाता था। लेकिन वहाँ के रहने वाले इंडिविजुअल की जो साइकी थी उसको स्टडी नहीं किया जाता था, लोगों के बिहेवियर को स्टडी नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो ट्रेडिशनल अप्रोच के या ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो फेल हो गए इस चीज को प्रिडिक्ट करने में कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और उसके फिर बहुत से नुकसान और कॉन्सिक्वेंसेज आए। हाँ, यहाँ पर ये बात करते हैं कि अगर बिहेवियरल अप्रोच से पॉलिटिकल सिस्टम्स और पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटी दुनिया में चल रही है और उसमें आपस में कंपैरिजन किया जाए और लोगों के बिहेवियर को जज किया जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरफ दुनिया जा रही है। किसी भी किस्म के निज़ाम को, किसी भी किस्म की वॉर को या पीस कैसे स्टेब्लिश करना है, इसके ऊपर बहुत काम किया जा सकता है। इसकी वो रीजन पॉइंट नंबर 6 में देते हैं। वो कहते हैं कि behavioral approach predicts and evaluates political events by understanding psychology, sociology, and role of economy in shaping people's narrative। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है देखें, जो बिहेवियरलिस्ट है ना वो चूंकि इंडिविजुअलिस्ट स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, उस मुल्क में रहने वाले लोगों की स्टडी करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन किसी और मुल्क की अकवाम के साथ करते हैं, तो इसमें फोकस जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो जब वो इसकी स्टडी करते हैं तो वो उस वक्त के लोगों की साइकोलॉजी, उनका सोशल पूरे का पूरा नेटवर्क क्या है, वहां पर वैल्यू और नॉर्म सिस्टम क्या चल रहा है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह सोशल जो सॉलिडारिटी है वहां पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है, किस तरह वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कितने ज्यादा वो लोग रिलीजियस हैं, कितने ज्यादा वो फंडामेंटल हैं, कितने ज्यादा वो आइडियोलॉजिस्ट हैं, और फिर इकोनॉमी का क्या फैक्टर है, किस तरह इकोनॉमी उनके नैरेटिव को शेप करती है।
तो बिहेवियरलिस्ट इन पॉइंट्स को जब अंडरस्टैंड करते हैं, इस पे सर्वेस करते हैं, इस पे एम्पिरिकल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करते हैं, तो प्रिडिक्शन करते हैं। और जो बिहेवियरल अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, ये ज्यादा बेहतर, ज्यादा सॉलिड और ज्यादा रिलायबल है। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि जो बिहेवियरलिस्ट होते हैं वो उनकी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एम्पिरिकल होती है, इट कैन बी वेरीफाइड। जो फैक्चुअल फ्यूचर प्रिडिक्शन है उस फैक्ट एंड एनालिसिस नंबर्स के ऊपर होती है, एंड मेड मोर करेक्ट कंपैरिजंस रादर देन द ट्रेडिशनलिस्ट। उनका मानना ये है क्योंकि जो बिहेवियरल अप्रोच है ये जो पॉलिटिकल हम साइंस में जो रिसर्च करते हैं उसमें दो इम्पोर्टेंट मेथोडोलॉजीज होती हैं। एक मेथोडोलॉजी को हम जो डाटा कलेक्शन टेक्निक्स या उसका एनालिसिस टेक्निक्स या रिसर्च टेक्निक्स कहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और दूसरी जो टेक्निक है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉलो किया जाता है, जहां चीजों को, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को, हिस्ट्री को, कंपैरिजंस को क्वांटिफाई किया जाता, क्वालिटीफाई किया जाता है। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वहां पर क्वांटिटी में, नंबर्स में, इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स डाटे को कलेक्ट किया जाता है कि कितने परसेंट लोग जंग के हक में हैं, कितने परसेंट लोग जंग के खिलाफ हैं, किस एज ग्रुप के लोग जंग के खिलाफ हैं, कितने परसेंट लोग फंडामेंटलिस्ट हैं, कितने परसेंट लोग रिलीजियस हैं, कितने परसेंट लोग जो नाजिस्ट गवर्नमेंट है उसके साथ हैं और उनके जो नैरेटिव है उस पर उनके क्या आर्गुमेंट है, किस तरह चीजों को वो देखते हैं। तो जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है, यानी सर्वेज किए जाते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है, उन डाटा कलेक्शन को फिर आपस में उनका कंपैरिजन किया जाता है और फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स को सामने रखते हुए एनालिसिस किया जाता है, जिससे फ्यूचर प्रेडिक्शन कंपैरेटिवली जो ट्रेडिशनल अप्रोच के साइंटिस्ट हैं उनसे बेहतर हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज के आज के दौर में जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की केस स्टडी पढ़ते हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हैं, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं, उनका ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस को देखते हैं, वहां पर पीपीपी पावर परचेजिंग पावर पैरिटी को देखते हैं, उनकी करेंसी की वैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन को देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं, पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं उस मुल्क की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डायमेंशंस को। फिर इसका कंपैरिजन किया जाता है इसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन। तो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव डाटाज हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, रादर देन बजाय इसके कि ये क्वालिटेटिव हो जैसा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है बिहेवियरलिस्ट का ट्रेडिशनलिस्ट से, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत कम किया जाता है, बल्कि ना होने के बराबर किया जाता है। वहां तो सिर्फ इदारों का इदारों के साथ कंपैरिजन किया जाता है, इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस का इंस्टीट्यूशन के साथ किया जाता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ किया जाता है, एम्पिरिकल या स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन नहीं किया जाता, जो कि बिहेवियरल अप्रोच फॉलो करती है। जो रिसर्च टेक्निक है बिहेवियरल अप्रोच में, उसमें सर्वेज होते हैं, सैंपल कलेक्शन होती है, एनालिसिस होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू डाटा कलेक्ट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर वैलिडेट किया जाता है, और फिर इस डाटे के ऊपर जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, डिड्यूस किए जाते हैं, वो काफी हद तक रिलायबल और कंपेरेबल डाटा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग जो हैं उनकी नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्या है, लोग किस चीज को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल सिस्टम के हक में हैं या पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ हैं, इकोनॉमिक इंडेक्सेस मुल्क के क्या कह रहे हैं, उन लोगों का जिस मुल्क के ऊपर स्टडी कंडक्ट की जा रही है उनका रिएक्शन इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल इकोनॉमी या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में क्या है। इस तरह के बहुत से सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं जो कि बिहेवियरल अप्रोच उसको सपोर्ट करता है, और इसी वजह से बिहेवियरलिस्ट का मानना ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये वेग है, पुरानी है, ऑब्सलीट हो चुकी है। आज के दौर में अगर कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को समझना है और इससे फायदा हासिल करना है तो बिहेवियरलिस्ट कहते हैं हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, सर्वेस करने पड़ेंगे, मैथमेटिकल डिडक्शंस करनी पड़ेंगी, मैथमेटिकल मॉडल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स
को देखना पड़ेगा और जो लेटेस्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर कौमों का दूसरी कौमों के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये हम पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट में अक्सर कर रहे होते हैं कि किसी मुल्क की केस स्टडी देखते हैं, उसकी पॉपुलेशन देखते हैं, उसमें एजुकेशन रेशो देखते हैं, स्किल्ड वर्कर कितने हैं, किस एज ब्रैकेट के लोग वहां पर हैं, उन लोगों की जो इनपुट है जीडीपी में वो कितनी है, उसमें कितने परसेंट इंडस्ट्री का इनपुट है, कितने परसेंट नेचुरल रिसोर्सेज का इनपुट है, कितने परसेंट सर्विसेज सेक्टर का इनपुट है, उनकी इंपोर्ट बेस्ड क्या है, उनकी एक्सपोर्ट बेस्ड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जियोग्राफिकल जो उनकी रिजर्वेशंस हैं वो क्या है, सिक्योरिटी डायनेमिक्स क्या है, फिर उसको किसी और मुल्क पे अप्लाई करना है या नहीं करना है, या उस केस स्टडी को किसी और मुल्क के लिए बेहतरीन केस स्टडी समझ के उस तरह की पॉलिटिकल या इकोनॉमिक मॉडल्स को फॉलो करना है कि नहीं करना, आजकल इस पे काम होता है। और ये किस वजह से है? क्योंकि आज की दुनिया में बिहेवियरल वे ऑफ अप्रोच अपनाई जाती है कंपैरेटिव स्टडी के लिए। बिहेवियरल जो स्टडी है इट इज वैल्यू फ्री because a political analyst is concerned with scientific study of politics and has nothing to do with values and मॉरल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहता है बिहेवियरल स्टडी बेसिकली उस मुल्क का वैल्यू सिस्टम क्या है, उस मुल्क में एथिक्स क्या है, मॉरल क्या है, उस मुल्क की जो बेसिक आइडियोलॉजिकल फंडामेंटल या सोशल जो अफिलिएशंस हैं वो क्या, इसको नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि रियल टाइम वहां पर लोगों का बिहेवियर क्या है विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल इवेंट्स, with reference to the economic development, with reference to the political process, with reference to the political participation, with reference to the political culture, कि वहाँ के लोग क्या पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर को फॉलो करते हैं कि बिस पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर है, खामोशी से वोट डाल देंगे लेकिन किसी पार्टी की कंपेन नहीं करेंगे, या पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर है कि वोट भी डालेंगे, पॉलिटिकल कैनवासिंग यानी पॉलिटिकल कंपेन्स भी करेंगे, लोगों को कहेंगे भी कि आप पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, यानी वहाँ एक डेंस किस्म का डेवलप किस्म का पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता है। तो इन चीजों का फिर कंपैरिजन करके फिर स्टडीज डिड्यूस की जाती हैं कि इस कौम का किस कौम के साथ कंपैरिजन है, और इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से फिर बहुत सी फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट भी की जाती हैं। In behavioral approach, other social sciences discipline just like आप देखते हैं सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसको भी आपस में इंटीग्रेट किया जाता है। और बिहेवियरलिस्ट समझते हैं कि आइसोलेशन में जाके आप किसी भी किस्म के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी नहीं कर सकते। तो ये जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, आई होप कि बिहेवियरल अप्रोच को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अभी मैं आपके साथ एक मेथोडोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारे यहाँ जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है वो किस तरह रिसर्च कंडक्ट करती है, यानी जब कंपैरेटिव एनालिसिस मुल्कों का करना है आपस में तो बिहेवियरलिस्ट किस तरह रिसर्च करते हैं। नंबर वन, एक तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, यानी लेबोरेटरी कंडीशन क्या होती है, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स कुड बी सब्जेक्ट टू दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। यानी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, उसके ऊपर डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जिसको पॉलिटिकल साइंस में एक लेबोरेटरी कंडीशन भी कहा जाता है। उनके बिहेवियर क्या है, वो डिफरेंट किस्म के सर्वे उनको दिए जाएंगे, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनर उनको दिए जाएंगे, डिफरेंट किस्म के सवाल उनसे किए जाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक लंबी डिटेल है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। अच्छा, एक और बात, फिर उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट हो गया तो अब नेचुरल एनवायरनमेंट भी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? इन केस बिहेवियर इज स्टडीड इन नेचुरल एनवायरनमेंट, द सब्जेक्ट अंडर इंक्वायरी आर नॉट गिवन एनी क्लू दैट दे आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और ऑब्जर्व्ड, दे आर नॉट गिवन द चांस to modify their behavior which they are very likely to do under condition of conscious observation। बिहेवियरल अप्रोच में जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है, एक तो लेबोरेटरी कंडीशन में उनको पता होता है कि उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, उनसे सवाल किए जाएंगे, तो वो बड़े ही सोच समझ के जवाब देते हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में उनके साथ इंटरेक्शन किया जाता है, उनसे सवालात पूछे जाते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा बाज का रिसर्चर बन जाता है, अपनी जो रिसर्च की आइडेंटिटी है उसको हाइड कर लेता है और फिर उससे उन चीज़ों के बारे में सवालात करता है,
लोगों के बिहेवियर, लोगों के नजरियात, लोगों की साइकी को जानने की कोशिश करता है, जिसमें उनके पास बहुत कम चांस होता है कि वो आर्टिफिशियल आंसर दे। तो इस तरह डाटा कलेक्ट किया जाता है, सैंपल्स दिए जाते हैं, लोगों के साथ सर्वे किए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के सैंपल डिसाइड बनाए जाते हैं और उसमें बहुत से क्वेश्चनियर होते हैं, उससे उनसे किया जाता है। इसके अलावा केस स्टडी की जाती है, बहुत से मुल्कों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं उन लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर उस मुल्क की 10, 15, 20 साल की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की जाती है, फिर उसको किसी और मुल्क, किसी और एनवायरनमेंट, किसी और सिस्टम के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था जी, जिससे बिहेवियरल अप्रोच, हमें उम्मीद है काफ़ी हद तक चीज़ें हमें क्लियर हुई होंगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो हम पॉलिटिकल, जो हम कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स का लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम इन दोनों अप्रोचेस को चूंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएंगे कि कंपैरेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से मेन एरियाज की स्टडी करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन क्या होता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होता है, नेशन बिल्डिंग क्या होती है, लीडरशिप का रोल क्या होता है, लीडरशिप की टाइप क्या होती है, किसी भी पॉलिटिकल निज़ाम में रूल्स किस किस किस्म के होते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या किरदार अदा करती है, ब्यूरोक्रेसी क्या किरदार अदा करती है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।